नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। आज हम बात करते हैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की, जिसमें गद्यावतरण वाला जो सेक्शन होता है, जो कि जैसे कि 21 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट होता है और ये आपके जो मार्क हैं मेंस में अच्छी तरह बढ़ा भी सकता है। लेकिन इससे पहले आपको ये सारे प्रश्न समझने होंगे। गद्यावतरण में क्या-क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनको लिखने का टेक्निकल तरीका क्या होता है, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है? तो 3 प्रश्न मुख्यतः पूछे जाते हैं। हम सबसे पहले आपको तो प्रश्न भी दिखाते हैं। जो प्रश्न है, ये प्रश्न है। ये 2021 का प्रश्न है। ये इतना बड़ा पैराग्राफ पूछा गया और उससे रिलेट करके 3 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न शीर्षक लिखने के लिए, जो कि 3 नंबर का, और दूसरा जो प्रश्न है गद्यावतरण का सारांश लिखने के लिए 6 नंबर का, और प्रस्तुत गद्यावतरण में जो रेखांकित अंश हैं उनकी संक्षेप में व्याख्या करने के लिए 12 नंबर का। अब जाहिर सी बात है, जितनी बार रेखांकित अंश दिए गए उतनी बार आपको व्याख्या करनी पड़ेगी। कई बार लोग पूछते हैं क्या एक ही बार में सारी व्याख्या हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको अलग अलग जितने भी रेखांकित अंश हैं उनकी व्याख्या करनी है। तो कुल मिला के इस तरह से आप देखें तो 21 नंबर के प्रश्न जो है गद्यावतरण वाले सेक्शन से पूछे जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। इनको अगर सही तरीके से समझ लिया जाए तो प्रश्न गलत होने की संभावना ना के बराबर होती है। सबसे पहला इसमें हम ये देखते हैं कि सबसे पहला जो हमारा प्रश्न ही पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यावतरण का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। किसी भी गद्य, कोई भी एक पार्ट हमें दिया है पैराग्राफ का, उसका हमें शीर्षक लिखना है। तो क्या करें, अब शीर्षक लिखने के लिए सबसे पहला जो काम, हमें तो यही पता होना चाहिए कि शीर्षक होता क्या है। तो देखिए, शीर्षक किसी भी गद्यावतरण का क्या होता है कि ये जो होता है वो केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय या उसकी आत्मा होती है। ठीक है? यानी किसी भी गद्यावतरण का शीर्षक क्या होता है, उसका केंद्रीय विषय या उसकी आत्मा होती है। ठीक है? तो ये तो हो गया शीर्षक। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि किसी भी पैराग्राफ का जो शीर्षक उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए। तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं। आप 2-3 रूल्स इनको फॉलो करिए, चीजें आपको बेहतर तरीके से आउटपुट के रूप में अच्छा खासा एक रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली चीज, तो जो शीर्षक दिया, ओ सॉरी, जो पैराग्राफ दिया गया है, यानी जो गद्य अवतरण दिया गया है, उसको आपको 2 से 3 बार, ठीक है? और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जितनी बार नहीं समझ में आ रहा आप उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। मुख्यतः माना जाता है कि 2 से 3 बार आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी। पढ़ते समय आपको जो चीजें ध्यान में रखनी है वो क्या ध्यान में रखनी है कि इसका केंद्रीय विषय क्या हो सकता है, किस चीज के बारे में पैराग्राफ में बार बार बातें की जा रही हैं। ठीक है? यानी उसकी आत्मा को खोजना पैराग्राफ को पढ़ते समय। देखिए, एक बार पढ़ेंगे कुछ समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ेंगे कुछ ज्यादा समझ में आएगा, तीसरी बार पढ़ेंगे अच्छा खासा आपको समझ में आ जाएगा। और उस जो केंद्रीय विषय है उस पे आपको फोकस्ड रहना है कि इस केंद्रीय विषय की जिसकी बात हो रही है बार बार, क्या ये पूरे पैराग्राफ को रिलेट कर रहा है या नहीं। ठीक है? दूसरी जो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि लेखक कहना क्या चाहता है उस पैराग्राफ के माध्यम से, उसका भाव कैसा है पैराग्राफ का। अब भाव मतलब सूचनात्मक है, कोई इंफॉर्मेटिव है, या कोई सूचना देने के रूप में है, या कोई प्रेरक चीज की बात हो रही है, या व्यंग्यात्मक है, या विचारात्मक है। तो ये सारी चीजें जब पैराग्राफ आप पढ़ेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब आपको ये देखना है यहाँ पे कि इसका मेन आइडिया क्या है। ठीक है? अब आपको जो मेन आइडिया, आप अपने आप से खुद से पूछिए कि अगर मान लिया इस पूरे गद्यावतरण को हमें एक पंक्ति या एक लाइन में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे। ठीक है? तो वही जो चीज आपके सामने आपके माइंड में निकल के आएगी, ये जो पूरा पैराग्राफ का उत्तर, वो आपको वहां से शीर्षक चुनने में एक मदद करेगी। ठीक है? दूसरी जो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि शीर्षक अच्छा वही माना जाता है जिसका जो प्रभाव है, प्रभाव जो है वह अवतरण पर शाश्वत विद्यमान रहे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 2-3 लाइन 4 लाइन इस तरह से भी पढ़ रहा है तो जो आपने शीर्षक चूज किया है वो वहां से रिलेट करता रहे। ठीक है? तीसरी चीज, जो शीर्षक हो वो छोटा हो, स्पष्ट हो और सारगर्भित हो। ठीक है? इसका मतलब ये कि आप 2 से लेकर के अधिकतम 6 शब्द तक जा सकते हैं आप अपने शीर्षक को चूज करने के लिए। जो अनावश्यक शब्द हैं उनको आपको हटा देना है वहां से। हाँ, लेकिन ये है कि भाव जो गद्यांश का है वो आपको वहां पे शीर्षक में रखना है। भाव वही रखें जो गद्यांश का है। ठीक है? इसके बाद आप ये देखिए वहां पे कि लेखक जो है वो क्या कर रहा है। कोई गंभीर समस्या दिखा रहा है,
अगर लेखक कोई गंभीर समस्या दिखा रहा है तो शीर्षक उसका जाहिर सी बात है गंभीर शीर्षक होगा। ये भाव आप जब पढ़ेंगे पैराग्राफ का तो चीजें क्लियर होंगी आपको। क्या लेखक किसी समाधान की बात कर रहा है पैराग्राफ में या किसी प्रेरणा की बात कर रहा है, तो उसी हिसाब से उसका जो शीर्षक होगा वो सकारात्मक होगा। मुख्यतः हम सकारात्मक शीर्षक ही लिखते हैं। तीसरी चीज, यदि व्यंग की बात हो रही है, लेखक व्यंग्यात्मक कोई उसमें टिप्पणी की गई है या व्यंग है पूरा पैराग्राफ ही, तो उसका जो शीर्षक होगा वो कैसा होगा, वो संकेतात्मक शीर्षक होगा। ठीक है। देखिए शीर्षक पे इतनी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शीर्षक लिखने के बाद ही आप उसका सारांश लिख पाएंगे, और अगर शीर्षक आपको क्लियर हो गया अच्छी तरीके से तो फिर आप जो रेखांकित अंश वाला होता है पार्ट, जैसे हमने अभी आपको पहले दिखाया है, वो भी आप आसानी से लिख पाएंगे। ये सारी चीजें निर्भर करती हैं किस पे, शीर्षक पे। तो शीर्षक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सावधानी के साथ इनको खोजना चाहिए और बेहतर तरीके से समझ के लिखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला प्रश्न यही चेक होगा आपका। तो अगर शीर्षक गलत हो गया तो बाकी के 2 प्रश्नों में क्या होगा वो तो एग्जामिनर को ही पता होगा। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ शीर्षक बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसको अच्छी तरीके से फाइंड आउट करना चाहिए। दूसरी एक जो और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि शीर्षक जो होना चाहिए वो अवधारणात्मक शीर्षक होना चाहिए, यानी अवधारणा से रिलेट करके शीर्षक होना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लिया आपने शीर्षक लिखा, आपने पैराग्राफ पढ़ा और आपको ये लग रहा है कि 2, 3, 4 शब्द ऐसे आ रहे हैं जो उसके अलग अलग शीर्षक हो सकते हैं, तो आप और लगा के उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया बीच में आपने और लगा दिया, उसके बाद आपने इधर एक शब्द लिख दिया, एक इधर शब्द लिख दिया। 2014 में एक प्रश्न पूछा गया था, तो वहां पे जो उसका शीर्षक था वो भय और प्रज्ञा। शीर्षक आप उसका पैराग्राफ आप देखिएगा आपको मिलेगा, तो वहां पे इस तरह से चीजों को ऐड किया गया था। या अगर आपको दोनों अलग अलग लग रहे हैं तो आप इसको अथवा करके भी अलग अलग शीर्षक लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है शीर्षक को फाइंड आउट करने के लिए चीजें आपको बेहतर तरीके से फॉलो अप करनी है। इस तरह से अगर आप फॉलो अप करते जाएंगे तो आपको एक बेहतर जो शीर्षक होगा वो आप अपने पैराग्राफ में खोज पाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो इसका दूसरा प्रश्न होता है या दूसरा इसका पार्ट होता है जो कि होता है 6 नंबर का। अभी तक हम जिसकी बात कर रहे थे ये 3 नंबर का प्रश्न है। तो संक्षेप में प्रस्तुत गद्यावतरण का सारांश लिखना। ठीक है, अब सारांश लिखने के लिए आप क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात शीर्षक आपको क्लियर हो गया, तो यहाँ पे गद्यांश को आपने 2 बार 3 बार ऑलरेडी पढ़ ही लिया है। तो पहली बार आप उसको पढ़िए किसके लिए, विषय समझने के लिए, और दूसरी बार उसको जब पढ़िए तो उसके मुख्य बिंदु को फाइंड आउट करिए। ठीक है, मतलब कारण क्या है, परिणाम क्या है, लेखक का जो दृष्टिकोण है, ये सारी चीजें आप क्लियर करिए। देखिए किसी भी गद्यावतरण का सारांश क्या होता है, लेखक का मुख्य विचार जो होता है, लेखक का मुख्य विचार, उसे आप ये कह सकते हैं कि वही उसके सारांश का आधार होता है। ठीक है, अब इसमें सारांश जब लिखते समय आप एग्जाम्पल है, आंकड़े हैं, ये सारी चीजें मत करिए। दूसरी चीज ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो गद्यांश होता है उसी की कॉपी करने लगते हैं लोग, तो वो भी नहीं होना चाहिए। जो गद्यांश की पंक्तियां लिखी गई हैं डायरेक्ट डायरेक्ट, आप उनको अपने सारांश में कॉपी मत करिए। जो लैंग्वेज हो, यानी जो भाषा आप लिख रहे हैं वो सरल हो, स्पष्ट हो, है ना। और लिखते समय आपको ये जरूर ध्यान रखना कि उसमें लेखक का भाव बदलने ना पाए, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कुछ अपनी तरफ से उसमें डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पैराग्राफ के हिसाब से ही चीजों को हमें करना है। तो जब आप शीर्षक खोज लेंगे तो आपको सारांश लिखना आसान हो जाएगा। तो ये 2-3 पॉइंट है, इनको माइंड में ध्यान रखिए अच्छी तरीके से और आप एक बेहतर सारांश लिख पाएंगे। देखिए लिखने के लिए सारांश की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो 4 से लेकर 6 पंक्तियां एक अच्छा माना जाता है। 4 से 6, मान लिया किसी कोई पैराग्राफ में 20 पंक्तियां दी गई हैं, तो मुख्यतः आप उसका 1/3, 1/4 जो आ रहा है वो आप लिख सकते हैं। इतना पैराग्राफ जो उसका सारांश है वो आप डाल सकते हैं। ठीक है, विषय जो हो वो बिल्कुल बेहतर हो, कारण हो, निष्कर्ष, ये सारी चीजें आपको उसमें लिखनी चाहिए। चलिए इसके बाद जो रेखांकित अंशों का संक्षेप में व्याख्या करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है कि जो रेखांकित अंश आपको दिए जाएंगे तो उसमें क्या क्या करना है हमें। तो पहली चीज जो बहुत ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हमें अपना जो फोकस्ड है वो केवल रेखांकित भाग पर ही रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम ऑलरेडी सारांश लिख चुके हैं, शीर्षक लिख चुके हैं, तो हमारा जो ध्यान अब यहाँ पे होना चाहिए वो केवल जो रेखांकित भाग दिया गया उसी पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि पूरा गद्यांश या
हम पूरे गद्यांश का भाव यहाँ पे लिखने लगे। कहने का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम सारांश उसका लिखने लगे। और ये देखें, रेखांकित अंश को पढ़ें आप एक बार, आप ये देखें क्या वो कोई कारण है, क्या वो कोई परिणाम है, क्या वो कोई निष्कर्ष है, या फिर कोई उदाहरण है। ठीक है, और खुद से आप अपने आप से पूछें कि जो रेखांकित अंश है उसमें लेखक क्या स्पष्ट करना चाहता है। एक दो मेन जो उसके आइडियाज हैं उसको आप फाइंड आउट कर लीजिए, फिर आप उसको लिख दीजिए। अब देखिए, इसमें ये होता है कि कितना लिखा जाए। जैसे मान लिया जो रेखांकित पार्ट होता है वो एक लाइन या दो लाइन ऐसे इस तरह से किया जाता है, तो कितना लिखा जाए। तो कम से कम आप ये मान सकते हैं कि अगर एक लाइन में आपका जो रेखांकित पार्ट एक लाइन में दिया गया है, तो उसका लगभग 3 से 4 लाइन आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उसका। ठीक है, तो उस तरह से आप लिखें, मतलब ऐसा ना हो कि बहुत छोटा हो जाए, या आप लिखते समय उसका जो मेन भाव है वही खो जाए, या बहुत बड़ा हो जाए, या फिर चीज़ें रिपीट होने लगे बार बार। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको विशेष तौर पर रखना चाहिए कि जो भी रेखांकित पार्ट है वो अगर एक लाइन में दिया गया है तो उसका 3 से 4 लाइन में उसको हम एक्सप्लेन करके जो पैराग्राफ का भाव है वो बना रहे उस तरह से लिखा जाए। दूसरी जो चीज़ है, इसको लिखने के लिए स्टार्टिंग कैसे करनी। मान लिया पैराग्राफ में 3 बार रेखांकित पार्ट किया गया है, कई कई बार 4 बार भी होता है। तो आपको लिखने से सबसे पहले जो शुरुआत कैसे करनी है वो ये करना है, आप लिखिए वहां पे प्रस्तुत आलोच्य में प्रस्तुत आलोच्य पंक्तियों में लेखक कहता है कि, अब वो क्या कहता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मान लिया 3 बार है तो 3 बार आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो पहले का एक बार आप आंसर लिखेंगे, फिर दूसरा जो रेखांकित पार्ट होगा उसमें भी लिखेंगे प्रस्तुत आलोच्य पंक्तियों में लेखक कहता है, क्या कहता है उसका जो मेन इशू निकल के आ रहा है वो सारी चीजें आप उसको लिखिए। यहाँ पे मेन चीज आपको ये ध्यान देनी है कि जो निजी विचार है, यानी जो